नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने भी विभागीय अधिकारियों की बैठक, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गई समीक्षा। नशे के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन संजीवनी को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। एसपी ने दी पुलिस अधिकारियों की बैठक। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ से रवाना हुआ किसानों का दल, कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। दहेज के लिए विवाहिता को बच्चों सहित जिंदा जलाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मृतका के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा के तहत शुरू हुआ पूरा काम पूरा दाम पखवाड़ा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने किया कार्यस्थलों का निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ पहुंचकर मेहरा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने कोरोना काल के दौरान जिले की व्यवस्थाओं का भी विवरण लिया। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन जागरूकता अभियान की समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों से मनरेगा के तहत शुरू किए गए पूरा काम पूरा दाम पखवाड़े के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण भी इस दौरे के दौरान किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के प्रचार प्रसार को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, पीएमओ डॉक्टर MP शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज मेरा जो हनुमानगढ़ दौरा था, ये जिला कलेक्टर कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण भी था और इसके साथ अभी 3 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके अलावा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो प्रगति है और उपलब्धियाँ उसकी भी समीक्षा की गई थी, जिसके अनुसार हनुमानगढ़ जिला की जो स्थिति है संतोषप्रद है, अच्छी है। और इसके अलावा कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई, जिसके अनुसार जिले में स्थिति जो है वो वर्तमान में सामान्य है और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शेष जो अवधि बची इस वित्तीय वर्ष की, इसमें जो बच्चे वाले लक्ष्य उनको पूरा करना है तो निर्देशित किया गया है। और कोविड महामारी है उससे बचाव के लिए भी उनको यही कहा कि उसी तरह से सैंपल लेना निरंतर जारी रखें और इसके बारे में पूरी सावधानी बरतें और वही 2 मार्च नो एंट्री और जो आपके क्या कहते हैं सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन वगैरह है पूरी पालना करें। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए जा रहे ऑपरेशन संजीवनी को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिले में नशे के खिलाफ शुरू होने जा रहे विशेष अभियान संजीवनी को लेकर पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ क्षेत्र में नशे का काफी प्रभाव है। इस प्रभाव को कम करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समाज से नशे को दूर करने के लिए पुलिस के साथ साथ सामाजिक पहल भी अत्यधिक जरूरी है। इसके लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत पुलिस जिले भर में सेमिनार आयोजित कर लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देगी। साथ ही नशा छुड़वाने के लिए सामाजिक संगठनों के सहयोग से निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान की सफलता के लिए समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर स्कूल कॉलेज आदि में जाकर तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर ऑपरेशन संजीवनी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्षेत्र में काफी नशे का प्रभाव है, पुलिस लगातार कार्रवाइयां करती भी आई है, पर समाज से इस नशे को हटाने के लिए हम एक सामाजिक पहल भी कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन संजीवनी चालू कर रहे हैं, जिसमें हम काउंसलिंग करवाएंगे लोगों को नशा मुक्त करने के लिए और शिविर भी आयोजन करेंगे। फ्री में मेडिसिन भी दी जाएंगी और इनमें हमने प्रशासन के सभी जो विभाग हैं उनसे समन्वय स्थापित करके स्कूल कॉलेजेस में जाके नुक्कड़ नाटक करके इसका अच्छा से प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे अपने बच्चों को इस दलदल में फंसने से बचाएं। कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को हनुमानगढ़ से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। फसल हमारी अगर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फसल हमारी अगर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
हनुमानगढ़ तहसील क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों से युवा किसानों का एक दल बुधवार को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने झंडी दिखाकर युवा किसान जत्थेबंदियों को हनुमानगढ़ से रवाना किया। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में कई दिनों से पूरे देश के किसान दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। किसानों ने बताया कि दल में शामिल किसान दिल्ली के शाहजहां बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हनुमानगढ़ से 5 ट्रालियां दिल्ली के लिए रवाना की गई हैं। आंदोलन के समर्थन के लिए जा रहे किसानों को स्थानीय किसान संगठनों के सहयोग से दिल्ली भेजा जा रहा है। ट्रॉलियों में सर्दी के मौसम को देखते हुए राशन, हमाम और तिरपाल आदि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इससे पूर्व भी किसानों द्वारा जिले भर में प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो संघर्ष किसान ने शुरू किया था टीकरी बॉर्डर से, आज सारे साथी हमारे खांडापुर जो है रेवाड़ी के पास, जहां हरियाणा पुलिस ने रोक रखा है हमारे तमाम साथियों को, वहां अपना पक्का मोर्चा लग गए हैं। अब चारों तरफ से दिल्ली को घेरने के लिए यहाँ हनुमानगढ़, चौड़कियां, धानकावाली, ढाणी 6 और 8 अलग रवाना हो रहे हैं। और इस पूरी मुहिम को अध्यादेश आए थे सबसे पहले राजस्थान में हनुमानगढ़ स्थान खड़े हैं। इन लोगों ने इन अध्यादेशों के खिलाफ गाँव में जन जागृति अभियान चलाया। हनुमानगढ़ से किसानों का जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा है और जिस प्रकार सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे आ चुकी है और किसानों की परीक्षा लेने पे आ चुकी है, तो सरकार के लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये कुदरत भी हमारे साथ बहुत बार अटकेलियाँ करती है। आज तक कभी कुदरत भी हमारा जो हौसला है उसको डाउन नहीं कर सकी, तो सरकार की क्या औकात है भी वो किसानों के हौसले को पस्त कर देगी। जिस प्रकार की हरकतें सरकार द्वारा की जा रही है, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अंदर भेजे जा रहे हैं, कभी ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है उनके लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, तो वो सब किसान समझ चुके हैं, समझदार है। इस प्रकार की अच्छी हरकत करना सरकार बंद करे। किसानों की जो मुख्य मांग है 3 काले कानून वापस लो और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, पराली वाला जो नया कानून लाए उसको वापस करो और जो 2020 का बिजली विधेयक जो प्रस्तावित है उसको भी रद्द किया जाए। मांग तो साहब ऐसे है, कनक की बिजाई होगी, काटने वालों को सारों बात होगी, अपने आप काट देंगे, मंडी में ले आएंगे, बेच देंगे। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ये कदम हम लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग दरगे जा रहे हैं, अगर से 10 ट्रालियां जा रहे हैं। गरीब आदमी हमने बीजेपी सरकार ने तंग कर रखा है, ये बिल वापस ले, हमारी ये मांगे। हम 10 ट्रालियां जा रहे हैं, तब तक ये बिल वापस नहीं लेगा, तब हम वापस नहीं आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले से 20 दिन से हो गए किसान यूनियन और पूरे भारत के किसान वहाँ पे दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार जो अपने उसने अभी तक इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रखे हैं। और हनुमानगढ़ जिला पहले जो कुछ दिन उनसे थोड़ा हटके पीछे भी कह सकते हैं, हरियाणा पंजाब के किसानों से थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हम उनके सहयोग देने के लिए जा रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जब वो हरियाणा भी भाई है और हमारा पंजाब भी बड़ा भाई है, उनके साथ जा रहे हैं। और हमारी यहाँ से जो कमेटी है उसने अभी हम यहाँ से 5 से 6 महीने के राशन पानी और आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह सब कुछ लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे दिक्कत न आए। और 5 ट्रालियों में हम त्रिपाल वगैरह और जो आगे की जैसे ठंड को देखते हुए मद्देनजर उस हिसाब से लेके जा रहे हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा भी यही रुख रहेगा कि वहाँ से टस से मस ना हो। जोधपुर डिस्कॉम के MD अविनाश सिंघवी ने बुधवार को निगम अधिकारियों की बैठक लेकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम के MD अविनाश सिंघवी ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर कोई उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर उनके कार्यालय आता है तो उसकी समस्या का समय पर समाधान हो जाना चाहिए। साथ ही कोरोना काल में भी विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत की निर्बाध सप्लाई दी जाए। बुधवार को जंक्शन स्थित SC कार्यालय में बोलते हुए जोधपुर डिस्कॉम के MD अविनाश सिंघवी ने कहा कि डिस्कॉम विद्युत चोरी रोकने को लेकर गंभीर है, विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सर्किल अधिकारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ में रेवेन्यू रियलाइजेशन भी अच्छा है और T&D लॉसेज भी काफी स्तर पर कम है। हनुमानगढ़ सर्किल में अभियंताओं की टीम अच्छा काम कर रही है। उपभोक्ताओं की समस्याएं भी काफी कम दर्ज हो रही हैं। पिछले साल हनुमानगढ़ सर्किल के लॉसेज 10% से कम थे। यह पूरे डिस्कॉम के साथ ही राजस्थान के लिए भी बड़े गर्व की बात है। इस साल हनुमानगढ़ सर्किल सबसे कम लॉसेज वाला सर्किल होगा। इसके लिए उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को साधुवाद देते हुए आभार जताया। MD ने विद्युत उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर भी अभियंताओं से विचार विमर्श किया। बैठक में डिस्कॉम के मुख्य अभियंता, सर्किल SC, एक्सियन, IN, JN सहित अन्य विद्युत अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ सर्कल की हम लोगों ने मीटिंग करी थी यहाँ पर,
जिसमें हमारे चीफ साहब, सर्कल एससी और एक्सीएन एएनस जेएनस सभी लोग काफ़ी उपलब्ध थे। इससे पहले रावत सर के अंदर हम लोग एक चूँकि पालना हो कोरोना गाइडलाइन की, इसलिए वहाँ पर भी अलग एक सर्कल के एक डिवीज़न की मीटिंग वहाँ हमने कर ली थी। मीटिंग का हमारा मेन जो फोकस था कि कोरोना काल में इन परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ता की अच्छी से अच्छी सप्लाई किस तरह मेंटेन करें, उपभोक्ताओं की ग्रीवेंसेज है उसको कैसे समय पर उसका निस्तारण करें, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश जो है हमारे अभियंताओं को, और उपभोक्ता अगर कार्यालय में आता है तो उसका समय से समाधान समस्याओं का पूरा कर लिया जाए। उसके अलावा इस बात का हमारा डिस्कॉम का व्यू बहुत क्लियर है कि विद्युत चोरी जो है वो उस पर नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो ये सारे इश्यूज़ थे। क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर ज़्यादातर बहुत अच्छे हमारे कंज्यूमर्स है, तो हमारे यहाँ रेवेन्यू रियलाइजेशन भी अच्छा है और टीएनडी लॉसेस जो है वो भी काफ़ी स्तर पर बहुत ठीक है। एक दो सब डिवीज़न है जहाँ पर इश्यूज़ है, तो वहाँ पर हमने चर्चा की गई कि इस पर कैसे काम किया जाए। तो ये मोटे मोटे तौर पे जो हमारे आज की मीटिंग का व्यूज़ था वो उस पर केंद्रित था, और हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के अभियंता लोग जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं और कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस भी बहुत कम हमारे CCC पे दर्ज होती है। और इसको बेहतर कैसा बना जाए इस पर पूरा हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और इससे अच्छी जो है बनाए। और हनुमानगढ़ सर्कल के जो लॉसेज हैं वो पिछले साल 10% से कम थे, और ये एक बड़े गर्व की बात है पूरे डिस्कॉम के लिए भी, और मैं सोचता हूँ पूरे राजस्थान के लिए भी, कि ये सबसे कम लॉसेज वाला सर्कल जो है इस साल होगा। और उसके लिए हमारे उपभोक्ताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद भी और उनका भी बहुत बहुत आभार। तो एक अच्छी टीम जो है हनुमानगढ़ सर्कल में हमारे उपभोक्ताओं के, इंजीनियर्स की और स्टाफ्स की जो है वो आपस में काम कर रही है। हाँ, ये सही बात है कि कल हमारे एससी साहब जब हम लोग यहाँ रात को मैं आया था, तो यहाँ की जो बिजली की जो व्यवस्था है मीटर्स के संबंधित, उस बारे में चर्चा की गई थी। तो पहले जब यहाँ आज से 4-5 साल पहले जब विद्युत चोरी की जो टीएनडी लॉसेज थे ज़्यादा थे, तब ये मीटर्स बाहर पोलों पे लगाए गए थे, और अब वो एक परिपाटी के तौर पे आ गए हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने बताया कि एक व्यवस्थित बॉक्स में लगाकर, तो इसके ऊपर हम लोग इस पर पूरा अध्ययन करेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई सुनिश्चित। ये बहुत वैसे तो पेचीदगी भरे क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जब डेवलपमेंट होता है सर का वर्षों से, आज नहीं, जब हनुमानगढ़ जब जैसे डेवलपमेंट हुआ वहाँ जैसे ज़रूरत थी और उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करानी थी और प्रॉपर वोल्टेज की बिजली दी जानी थी, तो जहाँ उस समय ट्रांसफार्मर लगा दिए गए थे, लाइनें पूरी रेक्ट हो गई। उसके बाद इन लाइनों को वापस कहीं नई जगह पे शिफ्ट करना हालांकि बहुत मुश्किल होता है। जहाँ हम शिफ्ट करने जाते हैं वहाँ का कंज्यूमर कहता है हमारे यहाँ बाहर नहीं लगाना चाहिए। तो फिर भी हम इसका विश्लेषण करेंगे, अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो घातक है तो इस पर हम अध्ययन करके आगे कार्रवाई सुनिश्चित। दहेज के लिए विवाहिता को बच्चों सहित जिंदा जलाने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दहेज के लिए विवाहिता को बच्चों सहित जिंदा जला देने के आरोप के मामले में पीलीबंगा थाने में दर्ज एफआईआर में निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मृतका के परिजनों ने बताया कि उर्मिला देवी व उसके 2 बच्चों रेखा व आयुष को उर्मिला देवी के ससुराल पक्ष द्वारा जलाकर मार दिया गया। इस संदर्भ में पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी जाँच वर्तमान में सीओ रावसर द्वारा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाँच अधिकारी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा समय उर्मिला देवी द्वारा आग लगाया जाना बताया जा रहा है। एफआईआर में घटना के समय उर्मिला देवी के साथ उसके 2 बच्चे हिमांशी व आयुष होना बताया जा रहा है, जबकि घटना के समय उर्मिला देवी के साथ 3 बच्चे हिमांशी, आयुष व रेखा थे, जिसमें रेखा व आयुष की मौत हो चुकी है व हिमांशु जीवित है। उक्त बच्चा घटना का अहम गवाह है। ज्ञापन में उक्त मामले में निष्पक्ष जाँच करवाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में हरिराम, बीरबलराम, हेतराम, धर्मपाल, गोपीराम, बनवारी लाल, ओम प्रकाश, विनोद कुमार, रमेश कुमार, रामलाल सहित अन्य परिजन मौजूद थे। मैं 78 LNT से हूँ और 6 BSN धोरेवाड़ा तक मेरी बहन पर नहीं हुई थी, तो उसको उसके सास ससुर और पति ने जला दिया है।
और अभी तक हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। एसपी साहब से मिलने हैं, मांग हम उनको अरेस्ट करवाना चाहते हैं। शादी 2010 में हुई है सर, और दहेज के बारे में उसको मतलब कूटामारी करते थे, घरेलू पंचायती हुई है सर। मांग हमारी यही है भी आरोपी को मतलब पकड़े और उसको सजा हो। मनरेगा के तहत पूरा काम पूरा दम पखवाड़े का आगाज बुधवार को किया गया। अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बुधवार से पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान आरंभ हो गया। अभियान को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने आज विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस अभियान के तहत मजदूरों को पूरे काम के पूरे दाम मिल पाए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पंचायत समिति के जेटीए अनिल शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंचों, मैड तथा सभी जनप्रतिनिधियों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। राज्य सरकार के 16 दिसंबर से 15 फरवरी तक 4 पखवाड़े तक चलने वाले इस विशेष अभियान में प्रथम पखवाड़े में प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 कार्य, दूसरे पखवाड़े में 20-20 कार्य तथा तीसरे पखवाड़े में 60-60 कार्य और चौथे पखवाड़े में 100% कार्यों पर ये काम किया जाएगा। प्रथम पखवाड़े में 10-10 कार्य वही चिन्हित किए जाएंगे जहां महिला मेट लगी हो। साथ ही सभी जगह 50% महिला मेट लगाना भी सुनिश्चित करते हुए उनकी रोटेशन से ड्यूटी लगाना भी तय किया गया है। विशेष अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। आज सतीपुरा ग्राम पंचायत में रेलवे के कार्य, पौधारोपण कार्य से रिपेयर, जंगल सफाई 45, 50, 51 एनजीसी कार्य का निरीक्षण किया गया, जो कि राज्य सरकार के पूरा काम पूरा दाम अभियान के अंतर्गत आज शुरुआत की गई है। इसमें नेत को निर्देशित किया गया कि लेबर से पूरा श्रमिकों से पूरा कार्य कराए ताकि इनको पूरा दाम मिले, जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 220 रुपये प्रति दिवस है। यहाँ औसत मजदूरी अभी 166 चल रही है। आज नेट को सख्त निर्देश दिए गए हैं और कार्य जो अब तक 60% हो चुका है आज का, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्य 220 रुपये भुगतान करवाने की कोशिश की जाए। 16 से आज 16 तारीख से 15/2 तक ये अभियान चलेगा 4 पखवाड़ों के लिए, जिसमें आज जिम्मे बनाई गई हैं और फिर सेकंड में 10-10 और फिर 20 और फिर 7। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर गोलूवाला के वार्ड संख्या 3, 4 व 5 में जर्जर हो चुकी सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। गोलूवाला मंडी में पड़ी कुछ जर्जर सड़कों की हालत में सुधार करने व उनका पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। परिषद सदस्यों ने बताया कि गोलूवाला के वार्ड संख्या 3, 4 और 5 में सड़कों की हालत दयनीय हो गई है। सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण लोगों को आने जाने में खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इस संदर्भ में पूर्व में कई बार वार्ड पार्षद को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। परिषद सदस्यों ने ज्ञापन के जरिए उक्त वार्डो में शीघ्र अतिशीघ्र जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है। निर्वाचन में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वार्ड में गलियों में बड़े बड़े खड्डे हैं। अभी हम जिला प्रमुख से मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और गलियों का बहुत बुरा हाल है। इसी जिला प्रमुख ने 15 सीईओ साहब से मिलेंगे और हम ज्ञापन देंगे हमारी सड़कों का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाया जाए। और इसके लिए राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार और राष्ट्रीय युवक परिषद गोलूवाला का भी बहुत बहुत आभार। वार्ड के अंदर हमारी सड़कें टूटी हुई है, सड़कें बनी हुई है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस मांग को लेकर हम सीईओ साहब के पास गोलूवाले की राष्ट्रीय उपस्थिति ने हमारे को बताया कि गोलूवाले में 3 नंबर और 4 नंबर 5 वार्ड के अंदर तीनों में सड़क नहीं है और बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। इसी मांग लेके आए हैं हम सीईओ साहब के पास और जिला प्रमुख के पास। हमने लेटर लिखा सीईओ साहब के नाम और उन खड्डों के कारण से वहाँ पे रोज रात दिन लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो हमारी ये मांग उठा रहे हैं और हमारे ये विश्वास है कि सीईओ साहब का आज ये लेटर देकर 15 दिन के अंदर ये काम हम पूरा करवाएंगे। जंक्शन के वार्ड संख्या 12 में बुधवार को विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सड़कों के निर्माण में करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। जंक्शन के वार्ड नंबर 12 में बुधवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पार्षद तरुण विजय तथा शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता ने विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पार्षद तरुण विजय ने बताया कि चुनाव में किए गए वायदे के अनुसार वार्ड को विकसित करने की श्रृंखला के अगले कदम में वार्ड की सड़कों के सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस पर 25 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों की सहमति से लंबे समय से लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिक कार्यों में लेते हुए शुरू करवाया गया है। जल्द ही अगले चरण में शेष बची सड़कों के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए नगर परिषद सभापति ने कहा कि शहर के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आनी जाएगी। इस मौके पर एक्शन सुभाष बंसल, आईएन वेद गोदारा, जीएन प्रेम कुमार, देवीलाल, प्रहलाद जांगीड़, पवनदीप मान, गुरप्रीत मान, मनोज जांगीड़, विनोद कुमार, विजय कुमार, सतीश बंसल, राकेश शर्मा सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज हमारी मुख्य जो सड़क है कुम्हार धर्मशाला के पास उसका शिलान्यास किया गया है। चेयरमैन गणेश राज बंसल जी ने, एक्शन सुभाष बंसल और वार्ड के हमारे प्रमुख नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो हमारे ऐसी सड़कें हमने बनाई है उन सड़कों का निर्माण शुरू कर रहे हैं जहां आज तक सड़कें नहीं थी। आप देख रहे हैं कि भट्टा कॉलोनी जब से यहाँ है वहाँ 4-5 मेन सड़कें जो कभी बनी नहीं है। तो हमारी मेन प्राथमिकता यही है कि जहाँ पर सड़क नहीं बनी वहाँ सड़क बनाई जाए, गुणवत्तापूर्वक सड़क बनाई जाए। इसके अंदर चौड़ी 30 फुट की सड़क बना रहे हैं जिसकी लागत 22 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है। इसमें लाइटों की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि 12 नंबर वार्ड जंक्शन के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना सके। टाउन स्थित भटनेर दुर्ग की हालत दिनों दिन जर्जर होती जा रही है। किले की क्षतिग्रस्त बुर्जियों के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। आमजन ने दुर्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। किसी जमाने में अत्यंत मजबूत और अभेद कहलाने वाला टाउन स्थित भटनेर दुर्ग आज जर्जर होकर अपनी दशा पर आंसू बहा रहा है। दुर्ग के दूसरे मुख्य द्वार व गलियारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले करीब 5 साल से यही स्थिति है। इसकी मरम्मत की बजाय दीवार व द्वार को थामने के लिए हर साल लोहे की पाइपों की संख्या बढ़ा दी जाती है। किले की दीवारें तथा द्वार क्षतिग्रस्त हो चुका है। शटरिंग की पाइपों के बीच से गुजर कर दुर्ग में जाना लोगों की मजबूरी हो गई है। वहीं आसपास के इलाकों से भ्रमण के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि प्रदेश की धरोहर कहे जाने वाले भटनेर दुर्ग की स्थिति देखकर काफी दुख होता है। पर्यटकों का कहना है कि किले की बुर्जियों के नीचे से मिट्टी खिसक रही है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। भटनेर का इतिहास जितना स्वर्णिम रहा है, आज यह दुर्ग उतनी ही बुरी अवस्था में पहुंच चुका है। किले में आने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनवाया गया था, जिस पर लंबे समय से ताले लटक रहे हैं। आमजन का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए दुर्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाना चाहिए। प्रदेश की विरासत होने के नाते इसका सौंदर्यीकरण भी करवाया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को इसमें रुचि बनी रहे। जी किला अब तो काफी जर्जर हालत में है। इसका निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और आपने नीचे भी देखा होगा बैसाखियों के सहारे खड़ा कर रखा है उसको। आमजन को भी नुकसान हो सकता है इससे। और
जो इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है, आपने पीछे देखा होगा, वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, मतलब एक रेंगने की हालत में। इसका काम कब का हो जाना चाहिए, 7 साल से ये देख रहा हूँ मैं, और काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे घूमने। इस किले के बारे में सुना भी है, और मेरे हिसाब से उत्तरी भारत का सबसे पुराना किला यही है। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि गौर करें इस पर, ध्यान दें इसके निर्माण के बारे में। तो जितना हो सके सुरक्षा की दृष्टि से तो कम कोई करवाना चाहिए। इसका किले के बारे में पढ़ा जरूर है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर ये सुनते हैं 285 के लगभग इसका निर्माण करवाया था। उत्तरी भारत का यही किला था जिस पे सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। इस किले की हालत खराब है, ना कोई दीवार है ना कोई, टूटा फूटा पड़ा जगह जगह से। गेट पर है तो वहाँ पर पाइप लगी हुई है, उस पर खड़ा है। सरकार से तो यही निवेदन है भी इसको तैयार करे, दिखाएं क्या दिखाएं, इसमें तो कुछ नहीं है, देखने के लायक कुछ नहीं है। दीवारें टूटी फूटी पड़ी है, कुछ नहीं है इसमें। आने वाली 14 जनवरी तक मलमास की अवधि में शादियों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के मुहूर्त टल गए हैं। पंडितों के अनुसार मलमास में दान पुण्य करना शुभ माना गया है। मलमास शुरू होने के साथ ही शुभ कार्य के मुहूर्त नहीं होंगे। करीब 14 जनवरी तक मलमास की अवधि में विवाह, शादियों और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के मुहूर्त टल गए हैं। इस संदर्भ में पंडितों का कहना है कि दरअसल जब सूर्य गोचरवश धनु और मीन में प्रवेश करता है तो इसे धनु संक्रांति व मीन संक्रांति कहा जाता है। सूर्य किसी भी राशि में लगभग 1 माह तक रहते हैं। सूर्य के धनु व मीन राशि में प्रवेश होने की अवधि को ही मलमास या खर मास कहा जाता है। मलमास की अवधि 14 जनवरी को समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मलमास में सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। मलमास के अंतिम दिन मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। मलमास में वस्त्र, आभूषण या फिर वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती। वहीं मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना, मुंडन, नववधु, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण आदि कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रियों के अनुसार मलमास में नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ न करें। इस समय नए मकान का निर्माण और जमीन संपत्ति भी नहीं खरीदनी चाहिए। मलमास को धर्म, दान, जप तप का महीना माना जाता है। इसमें अनेक गुणों के साथ लाभ प्राप्त होता है तथा पुनीत कार्य करने वाले को कई गुना फल भी प्राप्त होता है। हमारी हिंदू संस्कृति में मलमास कहते हैं जब सूर्य भगवान धनराशि में प्रवेश करते हैं तब मलमास कहलाता है। इस मलमास में दान, पुण्य, धर्म, सुकर्म करने के बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग दान करते हैं, धर्म करते हैं, स्नान आदि करते हैं, पुण्य धर्म करते हैं, उनको कई गुना लाभ मिलता है। साथ में इन दिनों में जितने भी निजी काम है वो बंद हो जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, मकान की मुहूर्त है, विवाह शादी है, सत्कर्म आदि हैं, मलमास में वर्जित बताए गए हैं। इस वर्ष इधर तो मलमास लग रहा है, मलमास के बाद तारास्त हो जाएगा। विवाह शादियों का जो है 25 अप्रैल में जाकर के पहला मुहूर्त है। ये मलमास का जो समय है इसमें दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म करना उचित होता है। 14 जनवरी 15 जनवरी को जाकर के सूर्य फिर मकर संक्रांति में आता है, जब लोग स्नान दान करके सत्कर्म को शुभारम्भ करते हैं। ऐसे समय में लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जितने भी कामिक कर्म हैं वो सभी वर्जित किए गए हैं मलमास में। इसलिए 1 महीना पूरा आज से 14 जनवरी 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, 14 को मकर संक्रांति होती, इसके बाद में शुभ कर्म शुरू होते हैं। लेकिन इस वर्ष तारा लगा हुआ है, इस वास्ते इस वर्ष अप्रैल तक कोई शुभ कर्म नहीं होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।